हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं सीपीओ 2022 का रिजल्ट आ चुका है। इसलिए जो इंटरव्यूज के सेशंस है वो हमने कर दिए हैं स्टार्ट। और हर एक इंटरव्यू का जो पर्पस होता है वो पर्पस होता है आपको मोटिवेट करना प्लस आपको गाइडेंस देना। गाइडेंस टीचर देता है। जब भी आप हमसे पढ़ते हैं हम लोग आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जब एक सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट आपको वो बात बताता है तो वो आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आती है, क्योंकि आप उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। तो आज है हमारे साथ एक और बेहतरीन स्टूडेंट जिनका 275 है ना रैंक आपका। तो सीपीओ 2022 275 इन्होंने अपना रैंक हासिल किया है, ठीक है। और किस तरीके से इन्होंने मेहनत की, प्लस कब कब ये डिमोटिवेट हुई, कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखा, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनी बनाई सब्जेक्ट वाइज, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट इंटरव्यू रखेंगे और मेरा वादा है, जैसा हर एक इंटरव्यू मेरा रहता है, कि आपको फुल ऑन मजा आने वाला है, प्लस बेहतरीन गाइडेंस के साथ साथ बेहतरीन मोटिवेशन भी मिलने वाला है। तो आराम से बैठ के चीजों को समझिएगा और कुछ भी अगर आपके डाउट होंगे तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप अपना कंप्लीट नाम बताओ, कहाँ से आप हो, एजुकेशन क्या रहेगी आपकी वो शॉर्ट में, ठीक है, या जैसा आपका दिल करे आप नॉर्मल बताना। मेरा नाम प्रगति राणा है। मैं आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरी एजुकेशन भी दिल्ली से ही हुई है और स्कूलिंग दिल्ली से, और कॉलेज मैंने DU से हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोलते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही डलेगा, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम लोग तो क्या ना कैमरे में बोलते रहते हैं, आप पहले आए हो तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है जैसा है। तो आप ज्यादा जल्दी खत्म करने के हिसाब से मेरे हिसाब से चल रहे हो ना, जल्दी नहीं जल्दी। मेरा अच्छा, मैं छोटा छोटा करता हूँ। दिल्ली में आपने पढ़ाई की, कॉलेज DU आपका रहा, कौन सा कॉलेज? जीसस एंड मेरी कॉलेज। ओके, ठीक है। और तो कॉलेज आपने कंप्लीट किया, उसके बाद जॉब करने का सोचा या पहले से माइंड में सीपीओ था? सर पहले से था माइंड में कि प्रिपरेशन करनी है। CGL सबसे पहले था, CGL तो और सबसे CPO। पहले आपने सोचा CGL की तैयारी आपने पहले स्टार्ट की? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर जब लेकिन लॉकडाउन की वजह से ज्यादा अपॉर्चुनिटी। तो कौन से ईयर में स्टार्ट किया आपने CGL? सर 2022 में ही। 2022 में स्टार्ट किया? मार्च में स्टार्ट किया था। ठीक है। कॉलेज कब कंप्लीट हुआ आपका? 2021। उसके बाद लॉकडाउन था, तो कुछ ज्यादा प्रिपरेशन हो नहीं पाई, घर पर भी इतना मोटिवेटेड नहीं रह पाती थी। तो 2022 में जब सब लॉकडाउन वगैरह हट गया था तब मैंने स्टार्ट किया था, कोचिंग से स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक गाइडेंस चाहिए थी। तो इसीलिए तो वहां से फिर आपने कोचिंग पर ऊपर लेके अपना स्टार्ट किया। तो किसी ने CGL की पहले आपने मतलब एम पहले CGL था, CPO नहीं था? ठीक है। तो फिर CPO में कैसे टर्निंग पॉइंट गया? सर एक्चुअली में CPO के बारे में पता ही नहीं था। ओके। जब और CGL के बारे में पता था? हाँ, वो कैसे पता चला CGL? सर सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कहें तो एग्जाम जो SSC का है वो CGL है, सबको पता होता है। तो आपके कान में किसी ने पहली बार तो पेरेंट्स ने डाला था। हाँ, ठीक है। तो CGL डाला तो दिमाग में, तो यहाँ आई थी प्रिपरेशन करने। प्रिपरेशन करते करते और पता चला CHSL, MTS, CPO सारे एग्जाम्स के बारे में पता चला। ठीक है। फिर अपने आप थोड़ा सा इंटरेस्ट CPO की तरफ हुआ था। मैंने एक्चुअली में तो CPO का जब फर्स्ट प्री एग्जाम दिया था, मुझे फिजिकल से प्रॉब्लम थी कि फिजिकल शायद मेरा ना हो पाए, क्योंकि बैकग्राउंड ही नहीं है, कभी भाग दौड़ कुछ किया नहीं है। तो फर्स्ट प्री मैंने दिया था CGL की अपनी तैयारी चेक करने के लिए। अच्छा, तो CPO आपने दिया कि CGL की मेन तैयारी करनी है, क्योंकि बट CPO के फॉर्म आए हुए हैं, चलो भर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। CPO का फर्स्ट प्री एग्जाम नवंबर में था, दिसंबर में CGL ईयर साथ बताते चलना। 2022 सब ये 2022 की बात है। ठीक है। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो वो दिया, उसमें अच्छा स्कोर था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो फिजिकल की तैयारी साथ साथ स्टार्ट करेंगे, साथ साथ टियर 2 की भी तैयारी करेंगे। लेकिन वो फिजिकल की तैयारी करने में इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको एक अटेम्प्ट पूरा फुल शॉट CPO को देते हैं। तो वो CGL वाला माइंड CPO पे आ गया। तो मैंने फिर फिजिकल की तैयारी फेब 10th ऑफ फेब को मेरा फिजिकल था, तब तक मैंने बिल्कुल अपनी बुक साइड करके पूरा अपना डेडिकेशन फिजिकल एग्जाम को दिया था। ओके। और फिजिकल एग्जाम क्लियर हुआ, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस, फिर आगे आपने मेंस दिया। हाँ जी। ठीक है। तो CPO में या फिजिकल से आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ? हाँ जी। तो वो कारण क्या था? ये तो फिर ऐसा होना चाहिए कि चलो हेल्थ की तरफ आपका ध्यान बट गया है, तो ये तो मैं मान ली कि फिजिकल कर रहे हो आप, हेल्थ की तरफ आपका ध्यान चला गया। हेल्थ से और पुलिस में जाना? सर मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी है कि पब्लिक डीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा। अच्छा। तो इस वजह से और जैसे सुनते भी हम कि सब लोगों को पुलिस की एक इमेज बनी हुई है कि पुलिस मतलब स्ट्रिक्ट और कि ये हेल्प नहीं करेंगे, ये बस जो एक डांटना फटकारना, लोगों के अंदर डर ज्यादा है पुलिस को लेकर। तो मुझे ये था कि एक
अपॉर्चुनिटी है मेरे पास इस चीज को चेंज करने की, मेरी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि सीपीओ को एक अटेम्प्ट देते हैं। तो अभी लास्ट टाइम थाने में कब गए थे? जाना हुआ? कभी भी नहीं सर, कभी तो भी आपको कैसे पता भाई दिल्ली पुलिस वाले स्ट्रिक्ट होते हैं? कब डील हुई है कभी? एक रिलेटिव है वो चंडीगढ़ पुलिस में है, Okay. तो उनको देख देख कर हमेशा ये इमेज थी कि नहीं ये लोग होते, पुलिस वाले सारे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनसे डर लगता है। तो ठीक है, तो नहीं वैसे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो अभी थोड़ा माहौल जैसे ही अभी जा रहे हैं ना, जितनी यंग जनरेशन जा रही है, क्योंकि भगवान की दया से हमारे स्टूडेंट हर थाने में ही है, तो वहाँ जो आपके एज जैसे आपने माइंड चेंज किया ना, और मेरा पर्सनल पॉइंट भी यही है कि जब भी आप कोई ऐसी जॉब करते हैं या ऐसी सर्विस करते हैं जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, तो सबसे पहले आपको पब्लिक डीलिंग सीखनी चाहिए। जैसे इन्होंने इतना अच्छा पॉइंट बोला कि मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है सर, तो मुझे लग रहा है मैं वहाँ जाके और कुछ ना कुछ बेहतर कर पाऊंगी। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट अच्छा है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा रहा हो, आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने फिजिकल की तैयारी करने के लिए कुछ वीडियोस देखी थी कि कैसे फिजिकल देना है सीपीओ का, कैसे क्या करना है? हाँ सर, कैसा, या खुद से ही फिजिकल की तैयारी? सर मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मुझे बहुत लोगों ने बोला था, लेकिन फिजिकल की कोचिंग हाँ के लिए? नहीं ली थी। एक ग्रुप बन गया था हमारा, जब मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाती थी तो उसी दौरान हमारा एक ऐसा ग्रुप बना था जो पढ़ाई में भी साथ था। फिर कुछ लोगों के ऐसे एग्जाम्स क्लियर हुए जिसके अंदर फिजिकल होता था, जैसे ड्राइवर का, एक दो लोग सीपीओ वाले भी थे, तो हम लोगों ने अपना ग्रुप फॉर्म किया और हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे और साथ में रनिंग करने जाते थे। ठीक है। बाकी उसके अलावा रनिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैंने कभी रनिंग नहीं की, तो इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स हुई, पैर में दर्द, इंजरीज भी होती थी छोटी मोटी, वो प्रॉब्लम चलती रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आई थी लॉन्ग जंप में। तो लॉन्ग जंप के लिए मैंने बहुत वीडियोस देखी, बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी, मतलब 3-3 घंटे की भी ऐसी वीडियोस हैं कि किसी एक इंसान को करते हुए वो दिखा रहे थे कि 3 घंटे तक लगातार कि ऐसे ऐसे करो ऐसे करो। तो वो वीडियोस मैंने पूरी बैठ बैठ के देखी है और उनसे फिर मैंने सीखा कि तो पता है आपको यहाँ से आपका माइंड बदला है, हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि मुझे जैसे फिजिकल की तैयारी की, फिर मैं सोचा सीरियल छोड़ते हैं, मुझे सीपीओ करना है। वो क्या होता है जब आप उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आपने टेक्निकली वहां दिल्ली पुलिस को रिसर्च पे डाल दिया, और जब वो जितना उस महकमे के बारे में जानते चले गए ना, उतना ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सर इस चीज में एक और है, वो करियर विल की स्टूडेंट है, मोनिका पुनिया, वो अभी उनका भी यूट्यूब पे बहुत, मैंने तो उस टाइम पर मेरी मम्मी ने मुझे पहली बार उनकी वीडियो से इंट्रोड्यूस किया था। तो आपने वीडियोस देखा, उनको वर्दी में देखा वो फील किया, यही बात मैं कह रहा हूँ। ये हालांकि आपको इसलिए मैंने उस पॉइंट पे घुमाया कि यहाँ से आपका माइंड बदला है, क्योंकि हम होता है ना जब भी कोई मूवी देख के आते हैं, अच्छी मूवी है, अच्छा मैसेज है, तो उसका इम्पैक्ट माइंड में होता है। सीजीएल का दौर और ज्यादा चमक गया था जब रेड मूवी आई। हाँ जी, उस मूवी में लोगों ने देखा ये कौन सा बंदा है जिसके पास इतनी अच्छी पावर अच्छी खासी है, तो फिर बंदों ने क्या किया, अगले दिन यूट्यूब पे सर्च किया या गूगल पे सर्च किया कि ये कौन सी पोस्ट है। हाँ जी। फिर एक और आया ठुकरा के मेरा प्यार, वो वाली मूवी है, उसमें लोग देख रहे हैं अच्छा ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ये क्या पोस्ट होती है, तो वहां से लोग, क्योंकि डीयू का बच्चा कैट की तरफ भाग रहा है, हाँ जी, ठीक है, या उसे सीजीएल की नॉलेज या कम, तो वहां से पॉपुलैरिटी। आपके साथ भी हुआ, आपने वीडियोस देखी, ठीक है, वहां गर्ल्स को देखा, ड्रेस में देखा, आपको लगा यार कितना बढ़िया, वो अपने आप को आप फॉर्म कर पाए, अच्छी बात है। तो ये चलो, अब ये तो हुई फिजिकल की कैसे तैयारी करनी है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे किसी को अगर फिजिकल की तैयारी करनी है, तो उसको बिल्कुल आपने जीरो से स्टार्ट किया था, तो उसको क्या आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से? मैं जैसे मैं हूँ, सपोज करो एक छोटा सा स्टूडेंट, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, सीपीयू की तैयारी करनी है, तो फिजिकल की तैयारी कहाँ से चालू करूँ? सर मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो आपको रेडी करनी है वो है माइंडसेट। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जर्नी आसान है, बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बार मन करता है गिव अप करने का, लेकिन अगर आपने दिमाग में रख लिया कि रिजल्ट के पीछे तो भागना ही नहीं है। मुझे पता था, मुझे एक दिन पहले भी ये डाउट था कि शायद मेरा फिजिकल ना हो, लेकिन अपना एक 100% एफर्ट देने का जो माइंडसेट है वो हमेशा रखना है कि लास्ट डे तक उसको लेके जाना है। ठीक। और सर जब तो मतलब मन से नहीं हारना है, पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, फिजिकल बात है, पहले मेंटली अपने आप को स्ट्रांग क्योंकि बॉडी, माइंड जो बोलता है बॉडी वो करती है, ये मैंने अपने फिजिकल में देखा है। दर्द भी हो रहा है, लेकिन अगर दिमाग ने बोल दिया कि नहीं इतना सा और भागना है, तो वो भागा जाता है। तो भाई फिजिकल हेल्थ से पहले अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना, मेंटली स्ट्रांग होना, बाद में फिजिकली स्ट्रांग आप अपने आप को बना पाओगे। होता है ना, पहले मन में तो सोचो कि मैं मजबूत हूँ, फिर आप जो है फिजिकली भी मजबूत हो जाओगे। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, तो पहले पॉइंट बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, फिर दूसरा, फिर कैसे फिजिकल? सब फिर
बेबी स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो। जब मैं मुखर्जी नगर के ग्राउंड में मैंने प्रैक्टिस की थी, वो 330 मीटर्स का ग्राउंड था। फर्स्ट डे में 200 मीटर्स भी शायद नहीं भाग पाई थी, तो वहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन हर दिन का ये था कि आज यहाँ है, ये पॉइंट मार्क कर लो, नेक्स्ट डे उससे चाहे जरा एक स्टेप भी ज्यादा, पर वो ज्यादा। 2 महीने लगे। 2 महीने के बाद सर मैं उसी ग्राउंड के 7 चक्कर आराम से एक ही बार में, हाँ एक बार में नॉन स्टॉप, बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड पे। तो वो चीज हेल्प करती है। तो बेबी स्टेप्स वाला चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े से स्टार्ट करो और उसी में इम्प्रूव करो, इम्प्रूवमेंट वाला हमेशा होना चाहिए। एक राउंड कर लिया उसको वहीं पर मत छोड़ना। एक राउंड के बाद थोड़ा सा 10 मीटर ही चाहे, पर वो करते रहना, और कुछ टाइम बाद इंटरेस्ट बन जाता है सर, अपने आप बन जाता है। जब मेरे जैसे बच्चे का, जिसने मतलब बिल्कुल ही लेजी वाला एटीट्यूड कि बैठ जाओ पढ़ लो, उतना तक का काम मैं कर सकती हूँ, तो अगर मेरा इंटरेस्ट बन गया तो किसी का भी बन सकता है सर। ठीक है। और फिजिकल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में आई सर? लॉन्ग जंप सबसे मुश्किल, क्योंकि एक तो पैर में इंजरी, लेफ्ट लेग में बहुत शिन पेन रहने लग गया था। तो जब मैं भागती भी थी तो वो एक लिम्प दिखता था मेरे पैर में, तो वहाँ प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। लेकिन बहुत फ्रेंड्स, अच्छा, मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा ऐसा था, बहुत मोटिवेट किया सर मुझे। वो लोग अपना, उनका तो बहुत अच्छा था सब फिजिकल का, लेकिन वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। 3-3 4-4 घंटे मेरे साथ ग्राउंड पे रहते थे, और बार बार जंप करना। कई लोग ये भी बोलते हैं कि बार बार जंप नहीं करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट दो। पता नहीं मेरे अंदर था शायद ज्यादा ही कीड़ा कि जब तक नहीं आएगा तब तक करते रहना है। तो मैं लगी रहती थी सर। तो फ्रेंड्स का भी अच्छा रोल, फ्रेंड्स का बहुत अच्छा। किसी का नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं, कहीं बाद में बुरा माने। सर बहुत सारे, इतनी लंबी लिस्ट है उसमें कि ठीक है, फिर मत लो, वरना 2-4 का लोगे फिर किसी का छोटा, फिर बुरा मानने वाली बात है। ठीक है भाई, तो सभी दोस्तों को ठीक है मेरी तरफ से भी बधाई, और आप सबको भी बधाई कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, पढ़ाई पे आते हैं जी। अब जब फिजिकल हो गया, प्री आपका निकल गया, तो पढ़ाई पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैथ्स उठा लेते हैं। तो मैथ्स कैसे आपने तैयार किया? सर सबसे पहले तो मैंने कोचिंग ली थी राकेश यादव सर से। तो क्लास के नोट्स और डेली ये टारगेट रहता था कि क्लास में जैसे सर प्रैक्टिस करवाते हैं, तो नोट्स घर जाके डेली के डेली बनाने हैं, और एक बार नोट्स बनने के बाद उसको दोबारा से मैं रिवाइज करती थी। और जब एक चैप्टर फिनिश हो जाता था, सर की तरफ से चैप्टर फिनिश हो गया, उसके बाद वही नोट्स, सर क्लास नोट्स 3 से 4 बार करना। पहली बार क्वेश्चन आने से पहले 3 से 4 बार क्लास नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपको थॉरली सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। उसके बाद सर मैंने राकेश सर की 7300 बुक आती है, वो उसमें से प्रैक्टिस की। हाँ जी। तो जब पहली बार अटेम्प्ट किया था, तो राकेश सर ही बोलते थे कि कभी भी सॉल्यूशंस के पीछे मत भागना, कि पहली बार नहीं आया तो सॉल्यूशन देख ले। हाँ, वो नहीं किया था सर मैंने, ये सबसे अच्छी चीज थी। उससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हुए। एक क्वेश्चन 15 मिनट भी लग रहे हैं, तो पहली बार जब किया तो 15 मिनट तक भी उसी क्वेश्चन को खुद, अगर बिल्कुल ही नहीं होता था सर, तो उसका सोल्यूशन देके उसको एक अलग नोटबुक में नोट कर लेती थी कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट लग रहा है, उस क्वेश्चन को साइड रख लिया, इसका किसी भी कॉन्सेप्ट से बन ही नहीं रहा और इसका कुछ बहुत ही अलग सोल्यूशन है, तो उसको अलग नोटबुक में नोट कर लिया, उसका सोल्यूशन अलग नोट कर लिया। तो ये आपने पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट की, हाँ जी, है ना, इस चैप्टर वाइज। तो 7300 चैप्टर वाइज ली, एक सर की दो एक और है ना, प्रीवियस ईयर 7300 और एक चैप्टर वाइज। तो चैप्टर वाइज किया था, और वो होने के बाद फिर जब पहली बार जैसे चैप्टर फिनिश हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाती थी। फिर बीच में चैप्टर्स को इंटरमिक्स, जैसे पहले एसआई सर ने सबसे पहले परसेंटेज कराया था, परसेंटेज फिनिश कर लिया, फिर उसके बाद एसआई कराया था। तो एसआई जब हो रहा है, साथ साथ थोड़ा टाइम निकालकर एसआई में से परसेंटेज का पुराना रिवाइज करना। लेकिन जैसे दिन का टारगेट बना लिया कि आज परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो अब टाइम के साथ टाइमर लगाती थी। शुरू में 2 मिनट का लगाया था कि हर क्वेश्चन ट्राई करना है 2 मिनट में हो जाए, फिर थोड़ा और कम किया 1.5 मिनट। प्रैक्टिस सर बहुत बार की है मैंने 7300 की भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही सर मैंने देख लिया है हर एग्जाम में, प्रीवियस ईयर ही की है, सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को ही 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आराम से तो आपने आराम से उसी एक ही किताब को बार बार किया। हाँ। ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, और ये 99% कहूंगा सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास टॉपर्स आते हैं, रैंक होल्डर्स आते हैं, सबका ये कहना होता है सर उसी किताब को मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार किया। तो तीसरी बार कर रहे हैं तो इन्होंने जैसे बताया ना, वो टाइम कम होता आ गया,
कॉन्सेप्ट रिवाइज होते चले गए, ठीक है, और अपने आप को चैप्टर वाइज पहले मजबूत हाँ किया जी, आपने, है ना? चैप्टर वाइज। और एक और जो अच्छा पॉइंट निकल के आया, इन्होंने बोला सर जो है जैसे राकेश सर एसआई पढ़ा रहे हैं और परसेंटेज से उन्होंने बैच स्टार्ट किया था, तो एसआई पढ़ा रहे, तो मैंने ये नहीं है कि एसआई है तो सारा एसआई में पढ़ने लग रही हूँ, मैं परसेंटेज को भी साथ साथ रिवाइज करके चल रही हूँ, है ना? और वहीं से फिर अपना टाइमर लगाना स्टार्ट किया अपने आप में और टाइम सेव करते चले गए। तो ये टॉपिक वाइज आपने अपने आप को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाया। तो जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो कई चैप्टर ऐसे आते हैं कि मैथ्स अच्छा है, मैथ्स कैसे था, कैसे वाले पे सब हमेशा से अच्छा था, अच्छा था, फेवरेट सब्जेक्ट भी मैथ्स ही था। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा था। तो उसमें मैथ्स में ऐसा रहा कि टॉपिक चल रहे हैं, जैसे सर ने परसेंटेज कराया, एसआई कराया, चलते चले गए, एसआई के बाद क्या कराया? एसआई के बाद CISI साथ में था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसे कोई एक चैप्टर उठा कि जिसमें मुश्किल लगा कि यार ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है? सर एक मुझे अरिथमेटिक वाला सेक्शन हो जाता है मुझसे, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आराम से हो जाता है। एडवांस सेक्शन मेरे लिए मुश्किल रहा है हमेशा से। एडवांस सेक्शन मुश्किल रहा है या उसमें कोई एक टॉपिक? सर सबसे मुश्किल था ज्योमेट्री। उससे कैसे टैकल किया, मैं ये पूछना, क्योंकि मैथ्स में चैप्टर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, टॉपिक वाइज आप स्ट्रांग हो गए, अब उस टॉपिक में से ज्योमेट्री आपको मुश्किल लग रहा है, तो उससे एज अ स्टूडेंट डील कैसे की? सर मैंने ज्योमेट्री जैसे मुझे डिफिकल्ट लगता था, तो डेली का टारगेट बना लिया कि 2 क्लास रिवाइज करनी है। जब क्लास में हुआ तब नहीं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बन पाए मेरे, तो 2 बाद में VOD बैच से आराम से दोबारा देखा। तो 2 क्लास के नोट्स बनाए, फिर एक वो आती है सर आजकल चली हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट टाइप, बटन दबाओ तो वो इरेज हो जाता है। अच्छा, ओके। उसके ऊपर लिख के बार बार जो भी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट लिख लिया, उसके ऊपर लिखा, फिर रिवाइज किया, बंद करके दोबारा उसके ऊपर लिखा, तो ऐसे याद करने की कोशिश की वो कॉन्सेप्ट क्या है। और जो बहुत मुश्किल लगते थे सर, लाइब्रेरी में अपने नोट्स वगैरह बना के स्टिकी नोट्स पे बना के वो सामने चिपका लेती थी कि आते जाते दिन में कुछ भी पढ़ो, वो कुछ कॉन्सेप्ट जो नहीं याद होते वो दिखते रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है सर, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है दिमाग में, क्वेश्चन दिखा, वो नोट्स की इमेज, स्टिकी नोट वाली इमेज याद आ जाती है कि अच्छा ये तो वहां पे चिपका हुआ था, एग्जाम में होता है, इस कोने पे मैंने कुछ लिखा था, वो ये चीज है। तो वो इमेज फॉर्मेशन ने भी बहुत हेल्प की सर। बाकी प्रैक्टिस सर उसकी मैंने स्लो की थी, जैसे औरों में मैं टाइमर लगा के और ऐसे अपने आप को पुश कर रही थी कि नहीं जल्दी टाइम कम करो। हाँ, तो उसमें मैंने टाइम कम करने की कभी कोशिश नहीं की सर, जितना था उतने का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई किया। तो बहुत बढ़िया। हाँ जी। नहीं भाई देखो, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं इतना डीपली जाके मैथ्स पूछ भी रहा हूँ इनसे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो एक्सप्लेनेशन, वो बात आपने ठीक बोली थी, पब्लिक डीलिंग आप अच्छे करोगे, आप एक्सप्लेन अच्छा करते हो। तो होता क्या है, जैसे इन्होंने बोला ज्योमेट्री में मैंने एक तो अपने आप को पुश नहीं किया, वहाँ टाइम स्लो कर दिया, क्योंकि हर टॉपिक आपका अच्छा नहीं हो सकता, ये सिंपल सी बात है, हर जगह आप अच्छे नहीं हो सकते। तो जो भी टॉपिक आपको टफ लगे वहां टाइम आपको ज्यादा देना है। इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार क्लास देखनी पड़ जाए, आप 3 बार देखिए। अब आज के टाइम में VOD का फायदा तो उठाओ, आपके पास रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होती हैं, आप कितनी बार भी उन्हें देखो, तो एक बार नहीं दूसरी बार में समझ आएगा, दूसरी नहीं तीसरी बार में समझ आएगा, लेकिन समझ जरूर आएगा। मैक्सिमम कितनी बार वीडियो देखनी पड़े? मेरे हिसाब से 2 बार या 3 बार सर, 2 बार। और नोट्स सर जितने अच्छे नोट्स होंगे ना, बनाने में एक टाइम बहुत एफर्ट लगता है कि घंटा लग रहा है, एक ही क्लास के नोट्स धीरे धीरे अलग अलग कलर से हाईलाइट कर करके बना रहे हैं, लेकिन उसका फायदा जब रिविजन होगी ना तो आपको अपने आप दिखेगा। रिविजन के टाइम पे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि ये मेरा वीक पॉइंट था पिछली बार, उसको देख लिया, रिविजन डन। तो वो बहुत तो नोट्स आपने मैथ्स के बहुत अच्छे से बनाए थे, है ना सर? समझाते भी तो आहिस्ता आहिस्ता है। हाँ, बहुत आहिस्ता सर की वीडियो मुझे 2x स्पीड पे देखनी पड़ती थी, बाद वाली उस पे तो और स्लो लगता था। अच्छा, जो टॉपिक आपको आसान है उसको 2x स्पीड पे लगाकर 2x पे सर ज्यादातर टॉपिक्स मैंने रिवाइज किए ही है, कभी भी। अच्छा, रिवीजन पे 2x स्पीड लगा के उससे रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक वाइज मैथ्स आपने ऐसे अपना स्ट्रॉन्ग बना। और कोई टॉपिक ज्योमेट्री के अलावा? सर ज्योमेट्री सबसे मुश्किल था, बाकी टैकल हो जाता था। चलो, ये टॉपिक वाइज आपने समेट लिया, सपोज अर्थमेटिक एडवांस सारे टॉपिक कवर हो गए, अब मुझे मिक्स प्रैक्टिस करनी है कि मिक्स्ड क्वेश्चंस कैसे, वहां वो कैसे किया? सर मॉक टेस्ट, जिससे सब बच्चे डरते हैं, मैं भी बहुत डरती थी कि रिजल्ट सामने आ जाए तो पता नहीं क्या होगा, कि पढ़ाई ना छोड़ दो। तो मॉक टेस्ट आपने तब तक लगाए बीच में टॉपिक वाइज? नहीं सर, ये चीज भी राकेश सर क्लास में बोली थी उन्होंने कि 70% जब तक सिलेबस ना हो आपका, तो कभी भी मॉक फुल कंप्लीट मॉक टेस्ट मत लगाना। सेक्शनल मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज वो लगाओ, वो आप। तो मैं वो चैप्टर फिनिश होने के बाद, जब मुझे ये हो जाता था कि जैसे परसेंटेज का फॉर एग्जांपल, जब ये हो गया कि परसेंटेज का जितना अभी तक मैं गेन कर पाई उसमें मेरे सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा लिया। 3-4 चैप्टर हो गए तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिया। बहुत अच्छा। तो और जब 70% जब रियलाइज हो गया था कि हाँ इतना हो गया है कि अब कर सकती हूँ, तो फुल मॉक टेस्ट।
तो इन्होंने भाई मैथ्स का घर बना दिया पूरा, पहले नींव जो बेस तैयार की है, ठीक है, हमें तो बिल्डिंग खड़ी दिखती है ना, बेस देख ही नहीं रहे। तो पहले अपने आप को टॉपिक वाइज स्ट्रॉन्ग बनाया, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाए, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए, अब आया मिक्स्ड की प्रैक्टिस, तो फिर आपने कंप्लीट मॉक टेस्ट दिया, हाँ फिर जी। मॉक टेस्ट दिया। और मिक्स क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो आपने टॉपिक वाइज किया 7300 थे, सो टॉपिक वाइज के बाद मिक्स प्रैक्टिस भी की प्रीवियस ईयर की। सब प्रीवियस ईयर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो होते हैं मॉक टेस्ट की वेबसाइट्स होते हैं, उन पे दो टाइप के होते हैं, एक तो जो वेबसाइट ने खुद के डाले हुए होते हैं, एक प्रीवियस ईयर वाले। Previous year। तो प्रीवियस ईयर करो तो वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं, लेकिन बार-बार। इस बार मिक्स होके आते हैं। तो बैलेंस बना लेती थी कि एक संडे जैसे प्रीवियस ईयर वाला मॉक टेस्ट लगा लिया, अगले संडे कोई भी वेबसाइट वाला। वेबसाइट वाला लगा लिया, ऐसे आपने मिक्स्ड प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट, हाँ जी। तो ये समेट लिया मैथ्स हमने। हाँ जी। तो टॉपिक वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, छोटे रूप में बताएं तो अपने आप को टॉपिक वाइज मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है। फिर उन्होंने टॉपिक वाइज, ठीक है, 7300 बुक से अपना लगा लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लिए, मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगा लिया, मैथ्स हुआ जी कंप्लीट, ठीक है। अब मैथ्स में और कोई पॉइंट ऐसा है जो आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहो स्टूडेंट को कि ये मुझे पॉइंट लग रहा है कि कोई गलती करता है? एरर सर, एनालिसिस जब आप मॉक लगाते हो उसके बाद जो आपकी गलती है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं मॉक लगाया खत्म कर दिया कि मैथ्स का क्वेश्चन पहले भी नहीं आता था, अब भी क्या आ जाएगा। तो लेकिन जब आप मॉक को एनालाइज करो तो हर क्वेश्चन चाहे आपसे हो चुका है नहीं हुआ है, उसको खुद से करके देखो और सोल्यूशन उसके बाद चेक करना। कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो तरीका पता है उससे भी शॉर्ट उसके सोल्यूशन दे रखा होता है कई बार कि हमने लगाया टाइम 1 मिनट लग गया उस क्वेश्चन में, लेकिन मॉक के एनालिसिस में कोई ऐसा सोल्यूशन दे रखा है जो शायद 30 सेकेंड्स का है, तो उसको नोट कर लो। मॉक के एनालिसिस की नोटबुक एक अलग होनी चाहिए सर हर सब्जेक्ट की, उसके अंदर नोट करते रहो कि ये ऐसा अलग सा क्वेश्चन लिख लिया, अलग सोल्यूशन है तो उसको लिख लिया, तो ये करना। ठीक है भाई, इसका मतलब नॉलेज बढ़ानी है, घटानी नहीं। हम क्या करते हैं ना, जितना आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, जितनी नॉलेज ले ली, अब उससे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसी ज्ञान को घिसते रहेंगे। नया तब तक नहीं आएगा जब तक मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे। सेपरेट उन्होंने हर सब्जेक्ट की नोटबुक बनाई एनालाइज करने के लिए, उसी नोटबुक से फिर बाद में रिवाइज कर लिया अपना, तो नॉलेज बढ़ा ली अपनी। तो मॉक टेस्ट से होता क्या है, आप अपनी नॉलेज चेक भी करो प्लस एनालाइज करके बढ़ाओ भी। ये वाला पॉइंट है, चलो अच्छा ऐड किया आपने। और तो कुछ नहीं छोड़ा हमने मैथ्स में, सब कुछ कवर हो गया। और कोई कॉमन गलती आपको लगता हो कुछ कर रहा है बच्चा? क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स में आपस में तो यही बताते हैं स्टूडेंट, इसलिए हम क्या करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। कैसे? जैसे कैलकुलेशन, कई बार पेपर में भी हुआ है मेरे साथ कि आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, 7 into 3 नहीं आ रहा दिमाग में, क्या होता है कैलकुलेशन ऐसे उंगलियों पे कर रही हूँ कि क्या होता है 7 3 मतलब वो हो जाता है। तो अपने आप को एक तो पैनिक नहीं करवाना, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा होता है सर, क्योंकि मैं हमेशा मैथ्स एंड में करती थी। कोई भी पेपर हो उसका लास्ट का, जैसे सीपीओ था तो 55 मिनट्स मैंने हमेशा मॉक में अपना वो कर रखा था कि लास्ट के 55 मिनट्स बाकी एग्जाम में बिल्कुल छोड़ दूंगी, सिर्फ मैथ्स के लिए। अच्छा, ऐसा तो पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं वरना करना। इन्होंने एग्जाम्पल है 7 into 3 भी आप कैलकुलेट करना पड़ जाता है जब प्रेशर ले लो अगर। तो भाई अपना जितना लाइट अपने आप को रख सकें, और पेपर में फील ऐसे ही करो जैसे एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। पेपर वाला पैनिक जो आप करते हो ना वो ना करें, ठीक है। और कुछ नहीं छोड़ा ना, क्योंकि अभी आप सोच लो, ये भी पॉइंट आपने अच्छा बोला है, और आराम से सोच। और सर एक ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि जिस टाइम पे पेपर होता है ना उसी टाइम पे मॉक लगाने का ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं कई बार बीच में रात को पढ़ती थी तो रात को ही मॉक लगाती थी, लेकिन दिमाग फिर उसी टाइम के यूज टू हो जाता है तो दिन में स्लो चलता है, होता है ऐसा सर। तो अगर आपका दिन में पता है एग्जाम है तो पढ़ाई और मॉक का टाइम वही रखो कि सबको पता है 9 से 5 के बीच में ही एग्जाम्स होते हैं, तो 9 से 5 के बीच में ही अपना मॉक लगाना। ये वाला पॉइंट गजब है। ये वाला ना अलग से एक दीपक सेक्शन निकालना और इसको एक अलग से बच्चों के लिए वीडियो डालना, ठीक है। एडिट नहीं करना है, सेम ऐसी ये भी बात डालनी है इंटरव्यू में। सो भाई ध्यान देना। और ऐसा अब इन्होंने बोला है ना तो मेरे दिमाग में ही आ रहा है। सपोज करो एक ऐसा एग्जांपल, इसका सिंपल कर लेता हूँ। एक ऐसा बैट्समैन है जो डे टाइम पे बैटिंग करता है, ठीक है। उसको आप लाइट्स में बैटिंग कराओ, वो सेम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इनका कहना है कि आप रात को मॉक टेस्ट दे रहे हो, पेपर आपने दिन में दे के आना है। दिन में पता चला आप भाई उबासियां ले रहे हैं पेपर में, उस टाइम पे नींद आ रही है, माइंड आपका कह रहा है भाई साहब जब रात के 10 बजेंगे तो मैं काम चालू करूंगा। तो उसी टाइम पर अपना मॉक दे जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा होता था कुछ शोरगुल आ रहा है आजू बाजू से, साइड वाइड, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सर ये मेरे साथ सिर्फ CGL 2022 का Tier 2 में हुआ था। वो फर्स्ट डे मेरा Tier 2 का एग्जाम था, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं था। अच्छा। वैसे तो एग्जाम सेंटर बहुत वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वो सेंटर ही ऑर्गेनाइज नहीं था। तो उन्होंने लेट स्टार्ट किया पेपर, तो आधे बच्चों का पेपर स्टार्ट हो चुका है, आधों की
वो बायोमेट्रिक अभी तक हुई नहीं है। अच्छा। तो बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था। फिर ऐसे ही जब मेरा कंप्यूटर का टाइम था तो बाकी बच्चों का जिनका पहले था उनका फिनिश हो चुका था, तो उन्होंने शोर करना स्टार्ट कर दिया, मेरा कंप्यूटर के सेक्शन में फोकस ही नहीं हो रहा, पढ़ रही हूँ कुछ दिमाग में नहीं जा रहा। तो ऐसा कई बार हो जाता है, वो आपका बैड लक डे कई बार हो जाता है तो ऐसा। जब उसमें भी भाई कोशिश करें हाँ, ना पैनिक हो, पैनिक ना हो, क्योंकि एक बार तो सर मुझे भी ऐसा हो गया था कि रो दूं मैं, पर फिर मैंने अपने आप को काम रखा कि अगर अब रोए तो पूरा 2 घंटे का पेपर गया। तो इसीलिए वो थोड़ा प्रैक्टिस कर करके आ जाता है सर, शुरू में नहीं आता। तो चलो भाई, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, आजू बाजू से कहीं शोरगुल आ रहा हो तो आपके माथे में जो सिलवटें आ जाती है ना, कौन है ये, क्या नोक नोक टिक टिक कर रहा है, तो ना लाएं। पेपर में भी ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है, कई सेंटर नहीं होते वेल ऑर्गेनाइज्ड और वहाँ शोरगुल आ रहा होता है हल्का, या बाहर कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, अंदर तक साउंड आ रही होती है, तो उस माहौल में भी अपना मॉक टेस्ट दे, क्योंकि एक्चुअल में जो पेपर वाले दिन मॉक टेस्ट की फील ले गया वो बंदा पेपर निकाल गया। कि ऐसे ही लगना चाहिए कि मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, ये ना बर्डन माने आज तो पेपर, आज फेल तो बस जिंदगी बर्बाद, फलाना ढिमकाना। आधा माइंड बेचारा यही प्लान कर रहा है फेल होने के बाद क्या होगा, आधा कह रहा है भाई साहब पेपर करो, तो आप पैनिक कर जाओगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कैसा, वीक थी, स्ट्रॉन्ग स्कूल टाइम से। तो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन 3 सेक्शन बांट के चलते हैं। तो आपका स्कूल क्या था, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम स्कूल रहा आपका, ठीक है। तो वोकैब में कोई दिक्कत आई या ऐसे ही सर आती थी, मतलब एक बेसिक वोकैब तो स्ट्रॉन्ग एज अ स्टूडेंट बताना, ठीक है। सपोज मैं याद करा रहा हूँ, याद कर रहे हो, आपने याद हो गई, तो उसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। टीचर याद कराने पे अगर याद हो रही है आपको, खुद से याद नहीं हो रही है तो इम्पॉसिबल है, पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि टीचर कितनी याद करा ले। सपोज मैंने आपको याद कराई, आपको याद हो गई, अब मैं नहीं करा रहा, आप खुद से आपको एक वर्ड याद करना है, तो आप कैसे याद करते थे? एक स्टूडेंट के नाते ही ऐसे मानना कि जैसे दूसरे स्टूडेंट को समझा रहे हो, ठीक है। सपोज मैं आपका जूनियर हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दी मुझे ये याद नहीं हो रही, मुझे वो कैब याद करने का तरीका बता। हर दूसरे बच्चे का ही डायलॉग है, तो वो जो मुझे बताना होता है मैंने तो आपको बता दे, उनको बता दे, नहीं अपना स्टूडेंट के व्यू से बताना। सर पहले तो सेक्शंस में डिवाइड किया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये 4 सेक्शन वाइज अलग-अलग, हाँ 4 कर दिया, ठीक है। फिर उनको पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजेस को एक साथ लिया, सिनो एंटो एक जैसे होते हैं तो वो एक साथ 50-50 या 100-100 जैसा भी टारगेट डे वाइज सेट कर लिया। 100 करने हैं, आज के 100 किए, 100 फ्रेजेस किए, दिमाग में रख लिए। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट किया वो 100 रिवाइज किए, अगले दिन के किए, ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये किया, संडे को पूरे हफ्ते का रिवाइज। ये तो सर हर कोई स्ट्रैटेजी बता देता है, लेकिन एक चीज थी, फोन ने बहुत हेल्प किया सर। कई वर्ड्स, रूट वर्ड का ना लोग इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसा वर्ड आता था, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ तो सिमिलर वर्ड्स से बैठ जाता था थोड़े वर्ड्स। तो एक ऑप्शन बेस्ड हमारा पेपर होता है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है, सिनोनिम पूछा है, 3 तो दिख रहे हैं कि इसके एंटोनिम ही है, तो चौथे वाला ऑप्शन नहीं भी आता तो कर दिया। तो वो चीज कई क्वेश्चंस में हेल्प हो जाती है। तुम आहिस्ता होता, तुम्हें पता है 4 चीजें बता दी, वो टीचर को समझ आएगा, स्टूडेंट को नहीं आएगा। अच्छा। 4 चीजें बता गए आप। ऑप्शन एलिमिनेशन, वो बच्चे को 1-2 को पता ही नहीं है क्या होता है। हाँ। फिर आपने बता दिया, मैंने जो सेक्शन वाइज तक आपने आहिस्ता आहिस्ता बताया, वहां तक तो बच्चों को समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने 4 तरीके बढ़िया थे, जो अच्छे थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता बताना है। सबसे पहले एक एक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं करूंगा, तुम्हारी स्पीड से लो, तुम बहुत तेज बताना। एक है रूट वर्ड। अगर कोई वर्ड रूट से हो रहा है तो उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कोई वर्ड आपको अगर याद नहीं होता है बेटा, तो उसको आप गूगल पे सर्च करो कि इस वर्ड में रूट क्या है, तो कई बार वो आ जाता है निकल के, ठीक है। ऐसे ही इतना ये चीजों सर फ्रेजेस में भी ये बहुत हेल्प करता है। जैसे फ्रेजेस का मैंने जब कोई फ्रेज नया आता था तो फ्रेज लिख के उसके बाद ओरिजिन लगा दो बस गूगल पे, तो वो पूरा मीनिंग बता देता था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। वो मीनिंग इतना, मतलब फिर होगा ना, आपने उससे रिलेटेड स्टोरी पढ़ रहे हो, स्टोरी है, वो स्टोरी दिमाग में रह जाती है, वर्ड दिमाग में रह जाएगा। ऐसा आप इडियम्स में कर सकते हो, ओरिजिन ढूंढ के, ठीक है। इडियम्स का जो भी इडियम याद नहीं हो रहा, सिंपल उसका ओरिजिन देख लो कहाँ से जनरेट हुआ है। कई बार गूगल पे ओरिजिन गलत दिया होता है इडियम का, ठीक है, वो ओरिजिन होता नहीं है रियल, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा लिखना है, जीएस थोड़ा पढ़ रहे हो कि गलत ईयर डाल के आ जाओगे। जब आप स्टोरी पढ़ते हो तो वर्ड या इडियम अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। दूसरा, तीसरा आपने बताया ऑप्शंस, तो इसका ध्यान रखना भाई, एग्जाम में कई बार जब आप सिनोनिम देखते हैं तो उस वर्ड का तो 3 तो उसके एंटोनिम ही देता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में ये भी करता है एग्जामिनर, और एग्जामिनर को बेवकूफ मत समझिएगा, उन्हें पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर को हंसी तब आती है उस स्टूडेंट पे जो देवता पेपर में पेपर अटेम्प्ट करने गया और प्रीवियस ईयर को उसने रट्टा मार लिया है,
प्रीवियस ईयर वोकैब रटी नहीं है इन्होंने, प्रीवियस ईयर वोकैब को सीखा है। ये प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना रहा है वोकैब के, इसलिए पता ही नहीं कि 3 अपोजिट भी दे देता है तो एक सिनोनिम चेक कर लेंगे। अपोजिट पूछा है तो हो सकता है 3 सिनोनिम दे दे, एक एंटोनिम दे दे। तो प्रीवियस ईयर को रट्टा मत मारना, प्रीवियस ईयर को समझ के करना। ऐसा बच्चा मैथ्स में भी करता है। एक ट्रेन वहां से 6 बजे निकली थी, हाँ वो आगरा 7 बजे पहुंच गई थी। पेपर में देख रहा उसी को सी ऑप्शन डायरेक्ट मार्क कर लिया है, बीच में क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा दिया, उसका ध्यान नहीं। ठीक है, तो ये मैथ्स में भी इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज हुई। तो रूट वर्ड ने आपकी हेल्प की, प्लस ये जो ट्रिक आपने बताई, प्लस आपने आलस नहीं किया, गूगल पे सर्च किया, कोई भी नया वर्ड आ रहा है। ठीक है, टारगेट रखा दिन का कि इतने वर्ड मुझे याद करने हैं। ठीक है, अब कोई वर्ड आप याद करते हो, जैसे मैंने आपको एक नया वर्ड दिया, उसमें कोई रूट नहीं है, उसको कैसे याद करते थे? सर स्टूपिड ट्रिक्स, कोई अपने देसी कुछ भी कि ये वर्ड उस जैसा साउंड कर रहा है तो ये आया तो रिलेटेड। हाँ सर, एक फ्रेंड है मेरा, उसने उसको जो वोकैब याद नहीं होती थी, अपना जो जिस दोस्त को रोज कॉल करता है उसके नाम के बाद वो वर्ड और ब्रैकेट में उसका मीनिंग। अच्छा। कि रोज कॉल करूंगा, दिखेगा वो वर्ड भी, उसका मीनिंग भी ना, मतलब पता, लेकिन पेपर में अगर वो वर्ड दिख गया तो ये कराऊंगा। तो भाई अपना भी एक तरीका छाट के रखना कि कहीं ना कहीं कोई वर्ड याद नहीं हो रहा तो अपना देखो उसको आप कैसे याद करोगे। और इतना दूध पीते बच्चे नहीं, इतनी मैच्योरिटी है आप में कि उसको आप कैसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ के रिलेट करने की आप कोशिश कर लो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो क्या याद करता हूँ भूल जाता हूँ डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है? हर बच्चे, हर दूसरे का है। मेरा भी होता है, पर बार बार रिवाइज करते हैं ना, वही सर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, दिमाग बार बार रिवाइज बार बार करोगे तो कई बार ऐसा होता है वो अपने आप देखते ही, एफर्ट भी नहीं करना पड़ता अपने आप। कई मेरे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग मुझे एग्जैक्ट रटा हुआ होता है, क्योंकि ये नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता समझ आया नहीं, वो बोल बोल के ही बार बार ऐसा हो गया, ये वर्ड आते ही इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड आते ही ये एक्सप्लेनेशन, तो रेपिटेशन करते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो भाई वर्ड को बार बार रिपीट करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे आप टारगेट ये नहीं चल सकते, उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं भूलूंगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। सब भूलते हैं, ये भी बच्चे भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, लेकिन रिवीजन जो है वो बेस्ट तरीका है। तो बार बार उसको रिवाइज करो। और आपने बताया भी ना, जैसे आप आगे याद करो तो पुराना पहले रिवाइज करो। ठीक है, और तरीके से चीजों को बांट के, ये नहीं पता नहीं कौन से 10 वर्ड पढ़ लिए आपको खुद ही नहीं पता है, एक सिरे से चलते हुए सिस्टमेटिक तरीके से कितनी बुक मैंने कर ली है, फिर ये इतनी बुक कर ली है ये, और वो क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर सबसे पहले अपना टारगेट बना लो, उससे बाहर कुछ नहीं। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन। सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। अच्छा। ये नहीं देखना कि क्या रीड कर रहे हैं, इसमें से तो पेपर में नहीं आएगा पैसेज, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे सेकंड क्लास के, अगर बहुत बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करना है, सेकंड क्लास की कोई स्टोरी उठा लो, पर रीडिंग करना स्टार्ट करो। जिनकी अच्छी इंग्लिश है वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं कि करंट भी हमारी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ रीडिंग भी हो जाएगी। तो और ऐसा सर मैंने नहीं देखा कि CGL SSC के लेवल पे कोई ऐसा पैराग्राफ आ रहा हो जिसके अंदर बहुत ही भयंकर वर्ड्स हैं कि बिल्कुल ही आपको शशि थरूर लेवल की वो कैब चाहिए। तो बेसिक वो कैब चाहिए होती है, बेसिक रीडिंग चाहिए होती है, बेसिक समझ। लेकिन हाँ ये होता है जब आप पहले रीड करोगे सर तो नहीं समझ आता कि पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अगले पैराग्राफ तक आते आते पुराना गायब, पहले वाले में क्या था वही भूल गए। तो इतना मैंने किया था कि जब वो रीडिंग करती थी मैं पैसेजेस की, तो अपनी वही रफ शीट में फर्स्ट लिख के कि फर्स्ट में मोटा मोटा क्या था, इंट्रो था, सेकंड वाले में कॉजेज थे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन के ऊपर है तो फर्स्ट वाले में इंट्रो है, सेकंड वाले में कॉजेज है, थर्ड वाले में प्रिवेंटिव मेजर्स है, ये लिख लिया। तो अब जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो मेरे कौन से सेक्शन, हाँ तो कौन से में सेकंड, तो मुझे सिर्फ सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, ये हेल्प हो जाती है। और दूसरा कि कभी भी मैंने पहले कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस नहीं पढ़े सर, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो एक वर्ड दिख जाता है, अरे ये वर्ड तो इसमें कहीं तो देखा था, वो करते करते 5-6 बार हाँ वही वर्ड ढूंढता है, तो वो करना ही नहीं। और अब तो सर स्मार्ट पेपर मेकर वो जो है वो बड़ा स्मार्ट है, वो वर्ड वही होगा लेकिन पूछ कुछ और रहा होगा, तो अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। इसलिए धीरे धीरे पूरा पैसेज रीड करो, 2 मिनट लगा दो, 2.5 मिनट लगा दो, लेकिन आगे के 5 क्वेश्चन के लिए तो तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा ना, वो 5 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, वही टाइम बच गया। ओके चलो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले रीडिंग करो, और मेरा मानना ऐसा कि आप रिलेटेड टू जीएस रीड कर लो, तो आपका करंट अफेयर भी सुधर रहा है, जीएस भी आप पढ़ रहे हो इंग्लिश। तो जो हिंदी माध्यम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, आप लोग क्या करते हो, इंग्लिश से डरोगे, रीडिंग करोगे नहीं, फिर कॉम्प्रिहेंशन आपका वीक रहेगा, और इवन इसका इफेक्ट वोकैब पर भी जाएगा।
रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो वोकैब की भी आप एग्जांपल्स पढ़ रहे हो, चीजें हैं तो आपको वो चीजें याद होने स्टार्ट हो जाएंगी और वो चीजें हेल्प करेंगी। तो जीएस को ही इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर उसमें डिफिकल्ट लग रहा है तो छोटी छोटी स्टोरीज जो इन्होंने बताया वो पढ़ लो, अच्छा आपका जाएगा। ग्रामर सेक्शन अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था पहले से, ठीक है। ग्रामर में तो ज्यादातर बच्चों को आती भी नहीं दिक्कत, वो टैकल कर लेते हैं, इसलिए मैंने वोकैब पर ज्यादा जो है जोर डाला है और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे ज्यादा जोर डाला है कि अपना प्रीवियस ईयर को संभालो और आगे बढ़ते चले जाओ। रीजनिंग में कोई दिक्कत ऐसी आई हो कि कुछ खासा? रीजनिंग में क्लास नोट्स से हो ठीक है, सिंपल। तो भाई अपना नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ लो, रीजनिंग ऐसा है नहीं। अच्छा जीएस में कुछ धांसू? सर सबसे ही डिफिकल्ट मेरे लिए जीएस है ना। इंटरेस्ट पढ़ो भूलना इतना सारा है कि कुछ भी पढ़ लो, वो एंड में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो गुस्सा भी आता था कि अरे यार इतना पढ़ा उसमें से तो कुछ आया नहीं, ये क्या पूछ लिया, कोई पूछने की चीज थी। तो ऐसे होता है सर। लेकिन भाई ये 3 सेक्शन सर सिलेक्शन करवा देते हैं, वो आपको रैंक दिला देता है जीएस। तो जीएस जितना हो सके उतना करो। और जीएस में सर मैंने देखा है बहुत बच्चे बहुत तुक्के मारते हैं, मत करो, बहुत अपना नेगेटिव कर लेते हैं। 1-2 पेपर में मैंने भी किया है। इस बार मैंने सीजीएल के पेपर में जो प्री था बहुत डिफिकल्ट जीएस थी सर मेरे पेपर की। मुझे 6 क्वेश्चन आते थे, मैंने 6 ही किए। तो इस बार का सीजीएल प्री आपने दिया था? ओके, तो सीजीएल के कितने एग्जाम आपने दिए? सर ये था मेरा थर्ड। तीसरा। और सीजीएल हुआ पहले 2 में? सर पहला तो था, मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की थी राकेश सर, मैं मतलब मार्च में कोचिंग स्टार्ट की थी, अप्रैल में पेपर था। तो उसका अच्छा, प्री निकला तो मेंस तो पॉसिबल था ही नहीं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट साइड रख देते हैं। तो दिल से ढंग से तैयारी करके आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया सीजीएल का? वो देना था ढंग से तैयारी करके, पर उसमें फिर वही सीपीओ का क्लैश हो गया। 2022 मेरा सेकंड सीजीएल अटेम्प्ट था, तो वही कि फिजिकल की तैयारी में लग गए। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल साइडलाइन कर देते। और सर अनएक्सपेक्टेड था, मुझे ये था कि जो Tier 2 का एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, सब जगह यही वो था कि अप्रैल। तो मुझे था फेब में फिजिकल खत्म, फिर तो टाइम है कर लेंगे। लेकिन वो फिजिकल से 2 दिन पहले पता चला 2 मार्च को पेपर है, तो बिल्कुल पैनिक मोड। हाँ, पैनिक मोड में टाइम मिला भी नहीं, तो कर नहीं पाई। चलो ठीक है, तो आपने पूरा सीजीएल गया भाड़ में, अपना सीपीओ गया। ठीक है, तो भाई अपना वही है कि अपना टारगेट बना के चलो और जो कर रहे हो उसे भाई ऑब्वियसली बात है डेडिकेशन के साथ करो। और वो सीपीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रैंक होल्डर बन गए, बहुत अच्छे। तो जीएस में कैसा, क्या बोरियत हुई तो कैसे संभाला अपने आप को? सर कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब अगर 0 हो जीएस में तो कहाँ से बच्चा स्टार्ट करे? सर डिपेंड करता है किसी को। मैं जीएस को भी 3 सेक्शन में डिवाइड कर देती हूँ। एक है करंट, एक स्टैटिक जिसके अंदर वो डैम और वैसे वाला टॉपिक आते हैं, डांस डैम्स वगैरह। बाकी वो हिस्ट्री वगैरह उसको मैं जीएस बोलती हूँ, हिस्ट्री साइंस ये सब। तो करंट का तो कोई भी मैगजीन डेली क्लास अगर करने की हिम्मत है कर लो, लेकिन मुझसे नहीं होता था। तो मैंने कोई भी क्लास जो भी टीचर करते हैं वो पीडीएफ दे देते हैं, उसका पीडीएफ निकलवा लेती थी। पीडीएफ रीड करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होता था, जल्दी हो जाता था, वो कर लो, उससे करंट कवर हो जाती है। अगर वो ना हो तो मैगजीन मंथली, ईयरली, 6 मंथली ऐसी मैगजीन्स आती है, कोई भी मैगजीन ले लो, उससे कर लो। और स्टैटिक जीके सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन पे कर लेती थी। क्लास नोट्स भी देते हैं कई, बहुत सारे क्लास नोट्स के फॉर्म में भी होता है, उससे कर लेती थी। मेन आता है सर हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें से सीजीएल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब साइंस पे ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने थोड़ा सा, पर पहले हिस्ट्री और पॉल साइंस पे सबसे ज़्यादा आता था। तो सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पिछले कम से कम 3 साल के, और सिर्फ सीजीएल के नहीं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, मैंने एक डायरी में सर उनके पेपर जो आंसर की आने के बाद पूरा गूगल पे डाल देते हैं, वो लेकर और उसमें से टॉपिक्स नोट किए थे कि ये टॉपिक में से आ रहे हैं, और हर बार उन्हीं टॉपिक में से आ रहे हैं जिनमें जितनी फ्रीक्वेंसी थी कि 2 बार 3 बार इस टॉपिक पे से पूछा गया है, वो करो। और उसके बेसिस पे तैयारी करनी स्टार्ट की थी। जैसे आर्टिकल्स हैं, पॉल साइंस में मैंने कुछ और नहीं किया, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कर लिया, पेपर में हो जाते हैं क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पूछते नहीं। जो थोड़ा बहुत तो सर जीएस 100% तो कर ही नहीं सकते, तो इतना एफर्ट डालो ही मत ना, जो बेसिक हर बार पूछ रहे हैं वो करो, उन्हीं पे ध्यान दो। बहुत बढ़िया अरेंज किया। तो भाई जीएस की बहुत अच्छी प्लानिंग इन्होंने बताई है कि इंटरेस्ट अपना डेवलप तो देखो करना पड़ेगा आपको, और प्लान करके चीज़ों को करो। इतना बढ़िया तरीके से डिवाइड करके जीएस को चल रहे हैं, तो मुश्किल पार्ट को डिवीजन डाल दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये पॉइंट अच्छा। एक और मेरे को अभी माइंड में आया, अगर मैथ्स में कैलकुलेशंस आपकी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी? सर बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, वो ट्रिक वाली कैलकुलेशन की स्क्वायर जल्दी से कर लिया, वो वीक थी। उसके तो लिए कैसे अच्छा किया कैलकुलेशंस को? क्लासेस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है सर कि शॉर्ट ट्रिक्स, उसको कर लो, उससे हो जाता है।
तो कैलकुलेशंस पे आपने सेपरेट काम किया, ठीक है। और तो कुछ पार्ट नहीं, कैलकुलेशन का है ना, बच्चा कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता है मैथ्स में कि कैलकुलेशन पे कैसे काम किया, ठीक है। तो भाई देखो सारे कुछ पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट वाइज आपको आराम से बता दिया है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस करते हैं। तो हो गया सब्जेक्टिव, तो फिजिकल हो गया हमारा, ठीक है, सीपीओ का। क्योंकि सीपीओ का मैंने आज से पहले इतना डिटेल वाला इंटरव्यू ना लिया नहीं था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे एक डिटेल वाला इंटरव्यू लेना ही है सीपीओ का। तो फिजिकल हो गया अपना, सब्जेक्ट वाली नॉलेज हो गई। अब कुछ कॉमन वाली नॉलेज, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बोरियत हो रही है, ऐसा कभी फेज आता है? सर बहुत लंबा फेज आ जाता है कई बार ऐसा। अच्छा। 1-2 दिन वाला तो फिर भी इंसान डील कर लेता है कि 1-2 दिन ही तो था, उसको साइड करो, आगे फिर से फ्रेश स्टार्ट। एक मेरी ये बहुत प्रॉब्लम है सर मंडे की, कि न्यू वीक न्यू बिगनिंग। तो अगर मंडे मेरा खराब हो गया तो मोर ऑफन मेरा पूरा हफ्ता थोड़ा गिरता हुआ चला जाता था। तो मंडे मेरा ये था कि हर इंसान का अलग होता है, पर मेरा मंडे अगर स्ट्रांग है तो मेरा हफ्ता ऑटोमेटिकली अच्छा, कि मंडे वीक की स्टार्टिंग अच्छी कर ली तो अब इसको कंटिन्यू रखना है, तो वो चीज़। और बीच में बहुत ऐसे फेजेस आए सर कि बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, जैसे फिजिकल के बाद। और जब CGL का Tier 2 का रिजल्ट आया तो मुझे ना 299 के स्कोर पे इतना था कि कुछ तो मिल जाएगा। उसका रिजल्ट आया, कुछ नहीं मिला, तो बहुत डिमोटिवेट कि क्या यार इतना पढ़ने के बाद। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके इससे कम स्कोर में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा, तो कुछ मिला। तो बड़ा डिमोटिवेटिंग हो गया सर कि क्या इतनी मेहनत की और नहीं मिला कुछ। तो उसके बाद तो मैंने पढ़ना 1-2 हफ्ते के लिए बिल्कुल छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना कुछ भी। तो उस पॉइंट के वो सबसे ड्रॉबैक होता है सर कि किसी भी स्टूडेंट लाइफ का, अपने मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो आपको मोटिवेट करें, जो आप में फेथ रखें। जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, वो हमेशा पुश करते रहते थे कि कुछ नहीं होता। उन्होंने कभी मुझे सर क्वेश्चन भी नहीं किया कि ये एग्जाम दिया नहीं हुआ या कम नंबर आए तो क्यों आए। उन्होंने हमेशा ये कहा चल कोई बात नहीं, इसको छोड़, आगे का कर, अगला एग्जाम कौन सा है उसका देख। तो अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक अच्छा स्टडी सर्कल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर आप सीखते भी हो डेली। आपका सर वो लोग बहुत मोटिवेट करते हैं। कई बार ना पढ़ने का मन नहीं करता था, उनको देख के लगता था कि शिट ये भी तो मेरे साथ ही एग्जाम में बैठेगा, ये कुछ ऐसा ना पढ़ ले आज में कि जो पेपर में आ जाए मेरा रह जाए। तो वो बहुत मोटिवेट करता है कि 1 घंटा ये पढ़ रहा है, आधा घंटा तो कम से कम पढ़ ही लूँ। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है सर। वो चीज़ है। तो फैमिली में कौन कौन है आपने फैमिली सब में? मेरे बस पेरेंट्स, पापा मम्मी और मैं। ठीक है। तो आप और तो पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, पापा मम्मी? कोई भी नहीं है सर स्ट्रिक्ट, पर डर मम्मी से फिर भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है। मम्मी से ज़्यादा लगता है। अच्छा, पापा करते क्या है? MCD में फार्मासिस्ट है। ओके। और मम्मा? मम्मा वो है हाउसवाइफ है, बट वो ट्यूटर करती है बच्चों को। ओके, ट्यूशन करती है। तो आपने कभी पढ़ाने का मन नहीं किया ट्यूशन? सर नहीं, ऐसा नहीं किया, इतना इंटरेस्ट नहीं था सर। और मुझे ऐसा लगता है टीचर बनने के लिए भी एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए। खुद को आता है लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं कर पा रहे हो आप, बता नहीं पा रहे हो। हाँ, वो चीज़ होती है। ठीक है। तो इसमें पूरी जर्नी में तो फ्रेंड्स और फैमिली ने बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया। भाई ये सिंपल है कि आप सिंगल, आप खाली लड़के जो है पालेंगे कुछ तो बड़ा टफ होता है। तो कोशिश कीजिए, ठीक है, अच्छे दोस्त बनाने का जो नेगेटिविटी में आपका साथ दे और आपको पुश करे अच्छा करने के लिए। और फैमिली तो ऑफ कोर्स आपके साथ हमेशा है ही। और कुछ कॉमन आप अपनी तरफ से पॉइंट स्टूडेंट्स को देना चाहें। कितनी देर का हुआ है दीपक अभी तक रिकॉर्ड इंटरव्यू? ये ना होना बहुत, ठीक है, इतना। तो अब इसको वाइंड अप करते हैं, छोटा करते हैं। तो कोई भी आप अपना पॉइंट एज अ स्टूडेंट ही मान के अपने आप को चलना कि आप दूसरे स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को सलाह देना चाहें कुछ भी। सर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि ड्रीम देखो और ड्रीम देखना छोड़ना नहीं चाहिए। वो बहुत लोग आते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि इतने बड़े सपने मत देखो, छोटा मोटा कुछ काम ले लो। मेरे साथ भी हुआ है सर कि कम्पिटिटिव एग्जाम सर हो जाता है, जब तक खुद का ना निकले ना तो देख के दूसरे लोग ऐसे लगते हैं तो पता नहीं कहाँ से ही आए हैं, कि इसने तो पता नहीं क्या ही कर लिया, क्या ही पढ़ लिया होगा, क्या ही दिमाग होगा। मुझे भी पहले ऐसा लगता था। जब मेरा प्री निकला ना सर, तब मुझे हो गया था कि नहीं, हो जाएगा, जब तो पढ़ाई से हो जाएगा। तो इसीलिए गिव अप मत करना। और बहुत ही लंबी जर्नी है सर। मेरा आई वॉज फॉर्चुनेट कि 2022 में स्टार्ट किया, 2022 में हो गया। पर अगर ऐसा भी होता है सर जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है, पहले इतना सपोर्ट, स्पेशली इंग्लिश में बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक तो इंग्लिश को कभी भी
एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। पहले हमें सर हमारी जो मदर टंग है हिंदी, वो भी कहाँ आती थी, सुन सुन के ही तो किया है, सुन सुन के बोल बोल के ऐसे, तो उसको भी वैसे ही ट्रीट करो। अगर एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे कभी समझ नहीं आएगा, वो एक बर्डन ही लगेगा एडिशनल कि नहीं आता है, पढ़ना है। अगर एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करोगे, उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। मूवीज सबटाइटल्स, अगर इंग्लिश नहीं समझ आते सबटाइटल्स के साथ देख लो, हिंदी मूवी को इंग्लिश सबटाइटल नीचे पढ़ते रहो, तो ऐसे इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में, हो जाएगा। तो इन शॉर्ट भाई मेरे अपने आप पर खुद ही काम करना पड़ेगा और ये बहुत गंदा फेज होता है हर बच्चे के लिए, जब उसे पता ये चलता है कि आप कुछ भी कर लो, करना खुद ही करना पड़ेगा। एट द एंड जॉब लेनी पड़ेगी भाई, काम धंधा करना है, ऐसे उम्र नहीं कटने वाली। तो खुद पर काम करिए, मेहनत करिए। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो। और सीपीयू का बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है ये इंटरव्यू है, कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके डेफिनेटली इंटरव्यू काम आया होगा। कोई भी आपका अगर इसके हट के कोई भी डाउट है आप बेटा कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम या मैं बेसिकली उसे देख लूँगा कमेंट्स को और उसका मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत के साथ तैयारी करते रहें।